स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। पीओके में बर्फबारी शुरू होने में अब सिर्फ 10-15 दिन बचे हैं। इन 15 दिन के एक-एक घंटे आसिम मुनीर पर बहुत भारी साबित होने वाले हैं। पीओके में जितनी बगावत बढ़ रही है उतना मुनीर को डर लग रहा है, क्योंकि पीओके पर युद्ध का सबसे सही वक्त नवंबर ही है। बर्फबारी से पहले इंडियन आर्मी जितना आगे पीओके में बढ़ जाएगी, उनको पीछे हटाना फिर पाकिस्तानी सेना के बस में नहीं होगा। पाकिस्तान कह रहा है हिंदुस्तान युद्ध चाहता है, तभी मोदी को इतनी जबरदस्त जीत मिली। पाकिस्तान को यकीन है 15 दिन के अंदर बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। इतिहास भूगोल बदलने वाला है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जंग का ऑर्डर देने वाले हैं? अगर कोई चांस था कि इंडिया पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं करेगा, तो आप यकीन करें उसके बाद ये तमाम चांसेस जो है वो खत्म हो गए। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने के बहुत करीब पहुंचा हुआ है। मोदी को जीत मिली, मुनीर क्यों डरने लगा? मोदी ने तो बकायदा तकरीर करके कहा था कि मेरा सीना जो है ना वो उसके अंदर आग भड़क रही है, और वो उसका कौन है, किस वजह से? जनाब फील्ड मार्शल साहब की वजह से। मेरे कागजों में तो नरेंद्र मोदी 2034 तक वजीर आज़म है। That's what I see it. That's what I have realized. पाकिस्तान में अचानक मोदी मोदी क्यों होने लगा? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बिहार में नरेंद्र मोदी नाज़रीन क्लीन स्वीप कर चुका। अनबिलीवेबल। एक वास्ट मेजॉरिटी जो है उन्होंने उनकी पार्टी को एनडीए के साथ मिलकर वोट किया है। मोदी ने मुनीरे की ही मंजी ठोक दी है और तारीखी कामयाबी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आसिम मुनीर के अंत का वक्त आ गया है। मेरे मुल्क के दो खुदा, ला इलाह और मार्शल लॉ। ऐसी धमकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, रावलपिंडी हो या फिर मुजफ्फराबाद हो, 14 नवंबर के बाद से पाकिस्तान के हर एक शहर में नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। मोदी 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 मोदी। जिस क्रांति को, जिस विरोध को आसिम मुनीर पाकिस्तान में दबाना चाह रहा था, उस चिंगारी को नई हवा मिल गई है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान बॉर्डर पार हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। यही कह रहा है आजाद मुल्क तो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो सिर्फ वर्दी का गुलाम है। इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, बड़ा ताकत से वो इलेक्शन जीते हैं बिहार के अंदर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसको आप कैसे देखती हैं? क्या नरेंद्र मोदी इज अनबीटेबल? मोदी जी इस वक्त जिस तरीके से जीते हैं, लोगों का ख्याल था कि शायद इतने लंबे मार्जिन से नहीं जीत पाएंगे। मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आप जितना मर्जी भारत के साथ आपके इख्तिलाफात हों, जितना मर्जी आप भारत को बुरा भला कहें, लेकिन वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो है किसी किस्म की गड़बड़ नहीं की जाती। जो पब्लिक जिसको लाना चाहती है उसको लाती है। ऐसा नहीं है कि किसी का मैंडेट होगा और कोई और आके बैठ जाएगा। वो चीज कम से कम भारत में नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। भारत के साथ तो इमरान खान ने ट्रेड बंद किया था। क्या जरूरत थी ट्रेड बंद करने की? और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी जब तक पीएम मोदी रहेंगे हम बात नहीं करेंगे, तो मत करो बात। अभी तो वो हैं, इमरान खान नहीं रहे। तो ये जो हमारा है ना, हम चौधरी बनते हैं। पाकिस्तान को 14 नवंबर का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। आसिम मुनीर की पूरी युद्ध नीति 14 नवंबर पर टिकी थी। पाकिस्तान को लग रहा था भारत में जो चुनावी नतीजे आएंगे उसके हिसाब से हिंदुस्तान युद्ध के लिए आगे कदम बढ़ाएगा। अब 14 नवंबर को मोदी की जीत देखने के बाद आसिम मुनीर के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान में यहां तक कहा जा रहा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बचने के लिए मुनीर ने पाकिस्तान का संविधान तक बदल डाला। मोदी के नाम से मुनीर बहुत डरता है। दौरान जंग
मई के अंदर जब इंडिया से हुई थी उस वक्त और उससे पहले और उसके बाद जो है फील्ड मार्शल साहब बाकायदा जनाब जो है ना पाकिस्तान के अंदर भी जो हिंदुस्तान का बयानिया था, जो मोदी का बयानिया था, बिल्कुल उस बयानी के साथ मिलकर अपने बयानियों को वो करते हुए फील्ड मार्शल साहब को निशाना बना रहे थे और अब भी बना रहे हैं। क्यों? उनका भी निशाना जो है ना फील्ड मार्शल साहब है। और मोदी ने तो बाकायदा तकरीर करके कहा था कि मेरा सीना जो है ना वो उसके अंदर आग भड़क रही है और वो उसका कौन है, किस वजह से? जनाब फील्ड मार्शल साहब की वजह से। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जो है ना मोदीज हैं, वो पूरा सोशल मीडिया सारा है, सबको पता है, तो उनके निशाने के ऊपर भी जो है ना वो फील्ड मार्शल साहब हैं। तो उनकी फ्यूचर के अंदर उनकी चीरादस्तियों से बचने के लिए जो है ना ये तरमीम मेरे ख्याल में जो थी वो ज़रूरी थी। कोई भी जंग जीतने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, एक शानदार सेना, दूसरा दमदार लीडर। भारतीय सेना क्या कर सकती है, कैसे पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा सकती है, इसका प्रमाण पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को मिल गया। सेना के पीछे जो शख्स खड़ा है उसका असर सेना पर बहुत पड़ता है। मुनीर जानता है दुनिया में अगर कोई है जो उसका साम्राज्य खत्म कर सकता है तो वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के अगल बगल देखें तो अफगानिस्तान के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर नक्शा बदल सके। ईरान पहले इजराइल से उलझा हुआ है, वो पाकिस्तान से दूसरा फ्रंट नहीं खोल सकता। ऐसे में इंडिया ही है जिसके पास सेना भी है, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता भी है। अब सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान से युद्ध कब होगा, सही वक्त, सही हालात कब बनेंगे? तो जवाब नवंबर ही है। और जगह क्या हो सकती है, इसका जवाब पाकिस्तान को मिलने भी लगा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सूरत हाल पिछले चंद घंटों के अंदर नोट की गई है वो बहुत ज्यादा परेशान कुन है, क्योंकि भारत की जानिब से मतवातर छेड़खानी की जा रही है। मुसलसल आपको पता है कि पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है वहां पे अपने क्वाडकॉप्टर्स भेजता है, और अभी भारत ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान पाकिस्तानी सरहद के करीब इतनी बड़ी तादाद में ये ड्रोन्स भेजे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये ड्रोन्स का पर्पस क्या है, कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसका जायजा लेना और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज की कैपेबिलिटीज जो हैं वो क्या हैं, भारतीय फौज कितनी जो है वो ताकतवर है और किस कदर ये नाज़रीन अपनी जो दिफा है या फिर अपने हथियार उनके ऊपर कमांड रखते हैं। एलओसी का तापमान फिर से बढ़ने लगा है। एलओसी पर पाकिस्तान फिर से डरने लगा है। नवंबर वो महीना होता है जो पाकिस्तानी आर्मी को सबसे ज्यादा डराता है। नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते से पीओके में इतनी बर्फबारी शुरू हो जाती है जिसके बाद गाड़ी, इंसान, सबका मूवमेंट रुक जाता है। इसको पाकिस्तानी सेना में व्हाइट सीज फायर भी कहते हैं। आसिम मुनीर को लग रहा है कि इंडियन आर्मी अगले 15 दिनों के अंदर बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। यह पाकिस्तान का काल भैरव बटालियन है। भैरव कमांडो के चेहरे आपको नहीं दिखा सकते। यह कमांडो भैरव बटालियन किसी भी बड़े मिशन के लिए पूरी तरह से रेडी है। यह भैरव बटालियन का लोगो है, अदृश्य, अदम्य। अदृश्य यानी जो मौजूद हो और जो दिखाई ना दे, अदम्य यानी जिसको दबाया नहीं जा सके। जैसा भैरव बटालियन का लोगो है ठीक वैसा ही उनका पराक्रम है। पाकिस्तान पर ऐसा हमला होगा जिसको रोक पाना मुनीर की किसी बटालियन के हाथ में नहीं होगा। भैरव कमांडो के शौर्य से पाकिस्तान में अभी से डर का सन्नाटा फैलने लगा है। यह पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जहां पर एक बार फिर से आसिम मुनीर के खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा है, ज्वाला धधकने लगी है। इस बार पीओके की सड़क पर युवा उतरा है, जेन जी उतरे हैं। जेन जी क्या कर सकते हैं ये नेपाल में दुनिया देख चुकी है। पीओके में युवा अपना हक मांगने खड़ा हो गया है।
एहतजाज गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से तालिब इल्म करते आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कभी संजीदगी का इज़हार नहीं किया। यूनिवर्सिटी अपनी तमाम पॉलिसीज़ में बिल्कुल बाइख्तियार होती है और यूनिवर्सिटी का सेनेट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर की जो पॉलिसीज़ है वो मरतब करता है। क्लासेस अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बच्चा क्लासेस में कैसे पहुँचे? इधर एक कूलर लगाने का वादा हुआ था, एक इधर और एक हमारे एडमिन ब्लॉक के आगे। अगर कूलर्स तक नहीं ये नस्ब कर सके तो ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, धरना, पुरम धरना, फिर ये है कि ये चलता रहेगा और ये एहतजाज की सूरत इख्तियार करेगा। पीओके का शिक्षा बजट पाकिस्तान में सबसे कम है। पीओके में स्कूल कॉलेज की सबसे कमी है। पीओके के युवाओं को पाकिस्तान के दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। पीओके और पाकिस्तान के बाकी राज्यों में सैलरी में बहुत अंतर है। पीओके का युवा जब भी एलओसी पर इंडियन कश्मीर की तरफ देखता है तो यही सोचता है कि काश किस्मत उस पर जन्म दे देती। हमारे साथ आज 8वें रोज़ भी स्ट्राइक में हमारे साथ शामिल हैं। मैं सिर्फ ये बाजिया बातें करना चाहूँगा कि हम यहाँ पे 8वां रोज़ हो गया, यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। वीसी साहब को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। आज 8वां रोज़ है कि वहाँ पे हमारे मसले हल करने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो बिजली के तार मारने के लिए हमें यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, लेकिन हमारे मसले हल करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते। उनसे ये पूछा जाए कि रियासत में आप अगर आप मौजूद नहीं हो, जिस यूनिवर्सिटी ने आपको इलेक्ट करके वीसी बनाया, आप इसके जिम्मेदारान हैं, आप यहाँ पर मौजूद नहीं है, रियासत से बाहर क्यों हैं? आपको संजीदा लेना चाहिए और तलीमी जो बच्चों का निज़ाम ज़ाया हो रहा है, तलीम ज़ाया हो रही है, उसको आपने बरवकत हल करना चाहिए। और जो जामिया में पिछले दिनों ये वाक़यात पेश आए हैं, उसमें ये वाक़यात नहीं पेश आने चाहिए थे और वीसी साहब को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया। 1947 से पाकिस्तानी सेना ने पीओके को प्रयोगशाला बना रखा है। पीओके की जनता को दबा रखा है। जब भी पाकिस्तान में कोई तानाशाह आता है वो सबसे पहले अपना प्रयोग पीओके में करता है। इस बार फिर से पीओके में यही होने लगा है। आप यूं कह लें कि अगर पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का तजर्बा करना हो तो उससे पहले सबसे अहम टेस्टिंग पीपल या टेस्टिंग साइट जो है वो आज़ाद कश्मीर है। वहाँ पर पहले वो तजर्बात होते हैं, फिर उसके बाद अगर वो कामयाब हों, नाकाम हों या फिर कुछ भी हो तो वो फिर यहाँ पर भी होता है। दिन हो या फिर रात हो, पीओके की सड़क पर छात्र युवा डट गए हैं, अड़ गए हैं। मुनीर के विरोध में अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में एक बार फिर खून खराबा होने वाला है। ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है ये क्यों हो रहा है और आप लोग इस वक्त क्यों यहाँ जमा हैं? हम आज़ाद कश्मीर भर से तलबा यहाँ जमा हुए हैं, जिनमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और मुख्तलिफ स्कूल के तालिब इल्म भी हैं। इस्लामी जमीयत तलबा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने बुनियादी तौर पर अपना 13 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, जिनके ऊपर आज तक अमल दरामद ना हो सका और आज हमें मजबूर होकर इस कन्वेंशन का इनकाद करना पड़ा। पुलिस की अब भारी भरकम नफरी भी देख रहे हैं। अभी हमें सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के सामने आज़ादी चौक में रोक लिया गया है। पीओके और कश्मीर में सिर्फ एक एलओसी का फासला है। पाकिस्तान पीओके को अपनी जागीर समझता है, लेकिन पीओके सिर्फ हिंदुस्तान के साथ वापस मिलने का सपना देखता है। सर आप मुझे बताएं कि हमने कितनी डेवलपमेंट किया और इंडिया में कितनी डेवलपमेंट, कौन इस टाइम खुश है सर? इंडिया के जो मुसलमान हैं हमारे जानने वाले या उनके बात होने वाली, वो खुशहाल हैं। उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ, अंदर से उनको कुछ तकलीफ नहीं है। हमारी इस कश्मीर में अंदर से तकलीफ है, बाहर से लेबल लगाया गया खुशहाली है, कुछ नहीं। अंदर आवाम को बहुत तकलीफ है। ये बात आप बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा? नहीं, डर लग रहा है, लेकिन मरना तो है ना। इस बात से मरना बेहतर है कि जिंदगी, एक गरीब की जिंदगी रोडों पे, अस्पतालों पे भूख से मरे तो एक बार मार के अल्लाह के पास जाएगा बस। अगर हम बात करें इंडिया से अलग होने की, आज पता है वो किधर है? इंडिया तो इस टाइम माशी तौर पे हमसे बहुत आगे है जी। सही बात है। सर अगर हम उनके कश्मीर की बात करें, उनके कश्मीर की, तो आपको पता है उनके कश्मीर में इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, इतने सारे लोगों ने मतलब जो जॉब्स मिली हैं, 58,000 लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिली हैं। यहाँ पर कश्मीर में क्या हाल किया हुआ गवर्नमेंट ने? ये तो आपके सामने है ना, जॉब देखें आपको पता होगा, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। तो ये हालात हैं इधर के। कश्मीर के अंदर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की करवाई है। क्या लगता है, आज उनका कहना है कि गिलगित हमारे पास होता तो आज हम इसमें भी डेवलपमेंट दिखाते, क्या समझते हैं आप? इलाके पे खास तवज्जो दे ताकि यहाँ के लोग जो है ना उनके साथ दें। फिर इस तरह किया तो फिर लोगों के अंदर नफरत ही पैदा होगी इनके लिए। पीओके की जनता हिंदुस्तान के साथ है। उनको पाकिस्तानी सेना ने पीओके में कैद कर रखा है। अगर एक बार इंडियन आर्मी ने पीओके में कदम रखा तो पीओके वाले खुद मुनीर के खिलाफ हथियार उठा लेंगे। यह पाकिस्तानी सेना भी जानती है। बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी में इसकी आवाज तेज होने लगी है। यहाँ पे उसी फॉर्मूले के तहत जो है वो जब जनरल आसिम मुनीर को नवाज शरीफ साहब ने रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ लगाया, लंदन प्लान के मुताबिक,
तो उसके बाद जाहिर बात है इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए DGISI लाया गया, जो कि अमेरिका सरकार और नवाज शरीफ साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर और जरदारी साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर हमें ये रिपोर्ट्स हैं मुबैना तौर के ऊपर जनरल नदीम अंजुम को लगाया गया। जनरल नदीम अंजुम को पूरी सर्विस में आसिम मुनीर के पैरेलल चलाया गया और आसिम मुनीर के जो रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन थी उसके ऊपर जनरल नदीम अंजुम ने मशवरे भी किए वकला बरादरी से, जो कि ISI के कैंप ऑफिस के अंदर आते रहे। और उसके अलावा जनरल नदीम अंजुम ने बराह रास्त अमेरिका से भी ताल्लुक रखा और नवाज शरीफ साहब से भी ताल्लुक रखा। नदीम अंजुम को एक्सटेंशन भी अमेरिका के अहकामात के ऊपर दिलवाई गई, अमेरिका सरकार के अहकामात के ऊपर दिलवाई गई। हमारी इत्तलात के मुताबिक 2 साल की एक्सटेंशन दिलवाई गई थी, जो कंडीशनल सेकंड साल था, लेकिन दूसरे साल जो है वो एक्सटेंशन नहीं आगे हो सकी। हालांकि नदीम अंजुम साहब के मरियम नवाज के साथ करीबी ताल्लुकात का चर्चा बहुत ज्यादा हुआ और जिद भी की गई जनरल आसिम मुनीर से कि दूसरे साल की एक्सटेंशन जो है वो दी जाए जनरल नदीम अंजुम को। लेकिन जनरल आसिम मुनीर को फौजी हल्के ये दावा करते हैं कि खतरा था कि जनरल नदीम अंजुम को अगर दूसरे साल की एक्सटेंशन दे दी गई तो ये अमेरिका सरकार और मरियम नवाज और बाकी पार्टी की मदद से, और जरदारी साहब भी हो सकता है इस पे ऑन बोर्ड आ जाएं, इनका पत्ता काट देंगे इस साल नवंबर के अंदर। इसलिए पिछले साल उनको फारिग कर दिया गया। एक तरफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी जनता है, POK की जनता है, पाकिस्तान आर्मी में बगावत शुरू हो गई है। दूसरी तरफ भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी बैक टू बैक युद्धाभ्यास कर रही है। ये वॉर एक्सरसाइज बहुत बड़ी जंग की तैयारी है जो नवंबर में शुरू हो सकती है, क्योंकि एक बार नवंबर में POK को वापस पा लिया तो अप्रैल तक पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाएगी। इतने वक्त में मुनीर को गद्दी से हटा दिया जाएगा, पाकिस्तान में जनता तख्ता पलट कर देगी।